नमस्कार दोस्तों, देसी पढ़ाई में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर है उसका लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ा था, तो उनमें ना कुछ कमियां रह गया था। क्या क्या कमी था वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कमी क्या था, तो दलित एंड मुस्लिम डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। तो दलित और मुस्लिम को जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं मिला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था, क्या चीज़ का इशू उठा करके, खिलाफत इशू। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू किया गया तो उस समय मुस्लिम्स में उतना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ध्यान दिखाया गया। उसके बाद देखिए, फॉर लॉन्ग टाइम द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सनातनीस द कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज। कांग्रेस लोग ना दलित लोगों को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था। कांग्रेस ना उनको पार्टी में एंटर करने देता था, ना ही उनको देश के लिए कुछ योगदान करने देता था, क्योंकि उन लोगों को डर था कि अगर हम लोग दलित को अपने साथ में लेंगे तो जो हायर क्लास जो हिंदू का सपोर्ट में है, जो लोग सनातनी धर्म का फॉलो करते हैं, जो हायर क्लास हिंदूज लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और कांग्रेस को लगता था कि उनका जो हायर क्लास हिंदूज है उनका सपोर्ट को उन लोगों का कांग्रेस को ज़्यादा ज़रूरत था, इसलिए लोगों ने दलित को प्रेफर नहीं किया उस समय। थर्ड देखिए, गांधी जी कॉल्ड द दलित और दलित हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो गांधी जी ने दलित का जो थोड़ा सा अपना तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन लोगों ने दलित को हरिजन का नाम दिया। हरि मतलब विष्णु, उनको विष्णु का रूप बताया गया। तो यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ गॉड मतलब विष्णु का रूप दलित को बताया गया। He believed that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। तो गांधी जी का ये कहना था कि जब तक जो अछूत का भावना है हम लोगों का इंडिया में, उस समय का माहौल, आज के समय में तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत ही निगलेक्ट हो गया है, अब नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आज भी बहुत सारा ऐसा ऐसा गांव है जहाँ पे अनटचेबल्स को अभी भी माना जाता है, अछूत वगैरह सब माना जाता है। तो उस समय ये बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता था कि ये लोग छोटा कास्ट से है, तो जो उठना बैठना साथ में भी नहीं करता था। खास करके बिहार, झारखंड या हम लोग का यहाँ बंगाल साइड में भी यहाँ पे क्या होता था, अगर अपर कास्ट अगर खटिया में बैठा हुआ है, उस समय तो खटिया चलता था, तो जो लोअर कास्ट रहता था उन लोगों को वहाँ पे मतलब घुसने नहीं दिया जाता था। अगर वो लोग आते भी थे तो ज़मीन में बैठते थे। इस तरह का यहाँ पर माहौल था। तो इसीलिए गांधी जी क्या कर रहे थे, अपना वर्बल तरीका से, मतलब मुँह से उन लोगों को थोड़ा सा प्रेफर दिला रहे थे, उनको थोड़ा सा उनको कोशिश कर रहे थे कि उनका भी स्टेटस एक जो है वो नॉर्मल तक आ पाए। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता। गांधी जी तो अपना तरफ से कह दिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा और भी लीडर्स था जो जानते थे कि ऐसे अप नहीं होगा। तो देखिए उनके लिए क्या किया गया। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर देम टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। तो गांधी जी अपना तरफ से क्या क्या कर रहे थे कि वो ऑर्गेनाइज करके सत्याग्रह, किसके लिए, दलित के लिए, कि दलित को इक्वल प्रेफर दिया जाए, समाज में उनको भी जगह दिया जाए। और उनको जो पहले मंदिरों में ना दलित को जाने का परमिशन नहीं था, मंदिर में मैंने वो आगे वो भगा देता था उन लोगों को वहाँ से। उस समय तो ड्रेसिंग वेसिंग का हिसाब से पता चल जाता था, तो उन लोगों को भगा दिया जाता था। मंदिर में उन लोगों का एंट्री नहीं था। और उन लोगों को जो विलेज में, उस समय जब इंडिया में तो ज़्यादातर गांव ही था, गिना चुना कुछ कुछ शहर था, तो उन लोगों को कुआं, वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स उस सब में एंट्री नहीं दिया जाता था। तो इसके कारण उन लोग बहुत ही, माने उन लोग तो नेचुरली थोड़ा सा, मतलब अगर उन लोग शायद ही कमज़ोर होगा नेचुरली, प्रकृति में तो सबको, प्रकृति तो सबको बराबर बनाता है, तो लेकिन यहाँ समाज में उन लोगों को पिछड़वा, माने उनको पीछे कर दिया जाता था, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था। तो गांधी जी क्या किए, गांधी जी अपना तरफ से पूरा कोशिश किए, उनके लिए भी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए ताकि उनको भी पब्लिक में जगह मिल पाए। उसके बाद देखिए, गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भांगी स्वीपर्स। गांधी जी अपना टॉयलेट को खुद साफ किए ताकि वो जो भांगी, उस समय क्या किया जाता था ना, उस समय मैंने जो कोई लोअर कास्ट का आदमी रहता था, जो लोग, उन लोगों को जो पहले तो जो आपका सीवेज सिस्टम उतना अच्छा था नहीं, जो फ्लश मार दिए पानी से पार हो गया फटाक से, ऐसा सिस्टम नहीं था। तो पहले ना आदमी लोगों का सिर का ऊपर ऐसे टोकरी में करके जो वेस्ट मटेरियल, जो ह्यूमन वेस्ट रहता है, उसको एकदम भर दिया जाता था, और जो भांगी लोअर कास्ट रहता था उसको ढो करके ले जाके खेत उत में फेंकता था। तो इतना खराब हाल था। तो गांधी जी इसको मतलब उनका जो काम है उसको गिरा हुआ ना देखा करके वो उस काम को खुद किए, अपना जो टॉयलेट है वो खुद साफ किए, ताकि जो भांगी का वर्क है उसको एक, उनका जो वर्क है उसको खराब नहीं माने, जो हम लोग खराब मेंटेलिटी से सोचते थे वो ऐसा नहीं सोचा जाए। ही अर्ज द अपर क्लास टू चेंज देयर माइंडसेट रिगार्डिंग द अनटचेबल्स। और वो अनटचेबल्स से अर्ज किया, मैंने अनटचेबल्स नहीं, सॉरी, जो अपर क्लास थे हिंदूज लोगों से, उन लोगों से अर्ज किया गया, उन लोगों से गांधी जी बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप लोग है अपना माइंडसेट चेंज करिए उनके लिए, जो अनटचेबल्स उनका उनका लिए माइंडसेट आप चेंज करिए, वो लोग भी आप ही लोग का जैसा बराबरी कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए जो हम लोगों का जो तो बोलने से होता नहीं, सिर्फ गांधी जी तो बोल दिया अपना तरफ से, लेकिन ये जो अनटचेबिलिटी इतना ज़्यादा डेप्थ तक हम लोगों का सोसाइटी में घुसा हुआ था कि जब तक उनके लिए जो हम लोग रिजर्वेशन वगैरह भी लाया गया, उसका बाद भी करीब 30-40 साल बाद और आज तक अनटचेबल्स का भावना कहीं ना कहीं लोगों में प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं कि जो अनटचेबल्स के लिए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ चेंज किया गया। तो आइए देखते हैं कि दलितों के लिए क्या डिसीजन लिया गया। दलितों के लीडर उस समय B.R. अम्बेडकर उठ करके आया और उनको एक ऑर्गेनाइज वे में उनके लिए उनका जो व्यूज़ था उनको रखा गया। क्या था B.R. अम्बेडकर का व्यूज़? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 में जो दलित से जो पिछड़े जाति थे उनको वो ऑर्गेनाइज किया और उनका एसोसिएशन बनाया। क्या नाम था उनका? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का नाम रखा गया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। He demanded separate electorate for Dalit at the second round table conference। तो उन लोग B.R. अम्बेडकर ने क्या किया कि उन्होंने एक सेपरेट स्टेट का डिमांड किया कि ये स्टेट जो है स्पेशली दलितों के लिए रहेगा, ताकि दलितों को भी जो है उनका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो पाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए, गांधी जी बिलीव दैट नहीं सॉरी British when the British government admitted Ambedkar's demand, Gandhi strongly opposed it and began a fast unto death। तो गांधी जी ने उनका ये जो ओपिनियन था उसको एकदम पूरा तरीका से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा देखिए, गांधी जी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द मेन सोसाइटी। गांधी जी का ऐसा कहना मानना था कि अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे दलितों को तो उनको जो मेन सोसाइटी है उनको मेन सोसाइटी से जोड़ना लगभग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, एकदम इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने स्ट्रांगली अपोज किया और वो अनशन कर दिया। अनशन माने वो फास्ट टू डेथ, मतलब वो कुछ भी नहीं खाया गया जब तक मैंने इंसान मर नहीं जाए तब तक वैसा वो कर लिए। तो फिर लास्ट में B.R. अम्बेडकर को अपना जो डिसीजन चेंज करना पड़ा। फिर देखिए क्या किया गया, एज अ रिजल्ट पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज साइन। तो पूना पैक्ट जो है उसको साइन किया गया। पूना पैक्ट में क्या था? दिस पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीडिंग प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल और स्टेट लेवल में उनको जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनको रिजर्वेशन दिया गया। यहीं से रिजर्वेशन जो है स्टार्ट हुआ। कब से हुआ? देश का आज़ादी से पहले से रिजर्वेशन का प्लानिंग हो गया था। कब? तो 1930 में ही। बट वोटिंग मस्ट टू बी डन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन जो वोटिंग था वो जनरल इलेक्टोरेट में, यानी वोटिंग का जो उनका पावर है, वोट जो है एकदम इक्वल माना जाएगा। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो स्टेटस है ये उसका इम्प्रूव करने के लिए जो है आपका ये पैक्ट जो है पूना पैक्ट साइन इन किया गया। तो आप बताइएगा मेरे को यहाँ कमेंट बॉक्स में कि जो सेकंड डिसीजन लिया गया या फिर जो फर्स्ट डिसीजन जो B.R. अम्बेडकर लेना चाहते थे, इन दोनों में कौन सा डिसीजन ज़्यादा बेहतर रहता हमारा देश के लिए? या तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट, एक सेपरेट स्टेट दलित के लिए स्थापित कर देना चाहिए था, या फिर जो आज के समय में रिजर्वेशन है वही सही है? तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब आइए देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों का यहाँ पे क्या हाल समाचार था। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों का क्या क्या डिमांड्स था। After the decline of the non-cooperation and the Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट हो गया तो उस समय मुस्लिमों का हमें ज़रूरत पड़ा, कांग्रेस को उस समय ज़रूरत पड़ा, तो उन लोगों ने मुस्लिम का साथ लिया कि आइए हम लोग का साथ दीजिए। लेकिन खिलाफत मूवमेंट के बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया तो उस समय मुस्लिम्स की तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। उससे जो मुस्लिम्स का जो भावना था उनको थोड़ा ठेस पहुँचा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम्स कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स ऑकर्ड इन वेरियस सिटीज। बहुत सारे शहरों में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो है क्लैश हो गया, दंगा फसाद हो गया। उसके बाद देखिए मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान का बाद में जो लीडर बनता है, तो उसने क्या किया, उसने डिमांड किया कि मुस्लिमों के लिए आप अलग इलेक्टोरेट दीजिए जो कि इंडिया से हट करके होगा। ही वॉज विलिंग टू गिव अप हिज डिमांड्स ओनली फॉर 2 कंडीशन। और लेकिन जब गांधी जी जो है उनका जब डिमांड को बोले कि नहीं ऐसा डिमांड सही नहीं रहेगा, तो उन्होंने अपना कुछ शर्त रखा कि हाँ मेरा ये 2 शर्त आपको मानना पड़ेगा, तभी जो है हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड जो है वो उसको हम पीछे हटाएंगे। मैंने उसको हटा करके ये 2 डिमांड्स आपको मेरा पूरा करना होगा। क्या 2 डिमांड्स था? मुस्लिम्स वेर एश्योर्ड सेपरेट सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स का एक सेपरेट सीट जो है वो रिजर्व चाहिए था जिन्ना को। फिर सेकंड क्या है, रिप्रेजेंटेशन वुड बी इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेट्स प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। तो बंगाल और पंजाब में
पॉपुलेशन का हिसाब से जो उसका असेंबलीज है उसमें सीट डिसाइड किया जाएगा, जो स्टेट असेंबलीज है। तो ऐसा दो को डिमांड वो रखा, तो उसका वजह से भाई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटिंग वाला चीज़ था ही। आप कमेंट में बताइएगा कि क्या ये जिन्ना का ये दो डिमांड मानना चाहिए था या फिर जो पहला वाला डिमांड मान के सही किया गया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। उसके बाद देखिए, इन 1928 मिस्टर जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज टू द डिमांड्स ऑफ जिन्ना। तो जिन्ना का जो डिमांड था, तो मिस्टर जयकर जी जो 1928 में इनका जो सारा डिमांड है उस पर रिजेक्ट कर दिया, उनको कोई डिमांड अब तुम्हारा नहीं मानेंगे। तो बस उससे मुस्लिम लोगों का फिर भावना में ठेस पहुंच गया। Many Muslim leaders feared that culture and identity will be submerged under the dominance of Muslim majority। तो उनको लगने लगा, मुस्लिम भाइयों को हमारा लगने लगा कि जो उनका कल्चरल आइडेंटिटी है वो हिंदू डोमिनेंस में सबमर्ज कर जाएगा, मैंने उनका अंदर में डूब जाएगा। तो यहाँ पे मुस्लिमों का जो उस समय तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समय में उनका जो डिमांड से पूरा नहीं किया गया, लेकिन जब बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है उस समय जो है मुस्लिमों का डिमांड को पूरा किया जाता है। और उसी के बाद इंडिया का 2 लड़का बच्चा पैदा होता है, एक तो पाकिस्तान, एक तो बांग्लादेश तो बाद में आता है। तो पाकिस्तान जो है उस समय पैदा होता है। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। तो हमारे आज़ादी के समय में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। तो इस वजह से ना लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल था कि जो एक फ्री इंडिया जो है हमारा एक आज़ाद देश, वो किस तरह प्रोग्रेस कर सकता है, किस तरह आप लोगों को फैसिलिटी मिल सकता है। इसीलिए हमारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन लोगों ने एक अलग तरीका अपनाया जो कि था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। उसमें उन लोगों ने क्या किया, कुछ मतलब जो फोटोज़ बनाया गया, इमेजेस बनाया गया हमारा भारत माता का, और भी अलग अलग तरीका निकलाया गया, जैसे गाना वाना गाया गया, ताकि जो है लोगों के अंदर देश की भक्ति जगे। किस तरह हुआ आइए देखते हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज बिगैन टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। स्प्रेड कैसे हुआ, जब लोगों के अंदर एक अपना अपना कलेक्टिव, मतलब जिस तरह से लोग समझता अपना अपना तरह से, बस मेन मोटिव ये था कि उनको एक आज़ाद देश के बारे में समझाना। ठीक है, तो हिस्ट्री फिक्शन, फ्लोकवेयर, पॉपुलर सॉन्ग्स ऑल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेकिंग नेशनलिज्म। देशभक्ति जगाने के लिए ही जो हमारा पुराना हिस्ट्री, जैसे पहले के समय में मैंने अंग्रेजों के आने के समय, मुगलों के आने के समय के पहले जो हमारा इंडिया जब एक सोने का चिड़िया था, उस समय का देश के बारे में लोगों को जानकारी दिया गया, उनको वापस से दिया गया, आइडिया दिया गया कि देखिए हमारा इंडिया कैसा था और आज का समय में अंग्रेजों के रूल में कैसा हो गया है। तो उनको एक फ्यूचर भी दिखाया गया कि उस प्रकार से कि हमारा देश जो है पहले जैसा फिर से सोने की चिड़िया हो सकती है। उसके बाद देखिए, द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता का सबसे पहला इमेज क्रिएट किया गया। और उस समय क्या था ना कि लोगों ने, मतलब उन लोगों को जो हमारे हिंदू कस्टम में क्या है कि देवी देवता को हम लोग ज़्यादा मानते हैं, सबको सबसे सुप्रीम मानते हैं। तो एक भारत माता का इमेज बना देने से क्या हुआ कि लोग जो है हमारा देश को एक देवी के समान समझेंगे, देवी का रूप समझेंगे। इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी हुआ। और आज भी हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। तो अब आज भी ये देशभक्ति के फीलिंग जो भारत माता का इमेज बनाया गया, तब से हमारे देश में दिल में ये फीलिंग्स आ गया है और आज भी है और हमेशा रहेगा। उसके बाद देखिए, ही रोड वंदे मातरम फॉर आवर मदरलैंड, लेटर इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद माथ। तो आनंद माथ नॉवल में भी आज भी उनका जो है ये वंदे मातरम जो सॉन्ग है, जो हमारा अभी भी शायद देश का नेशनल सॉन्ग है ये, तो इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पब्लिश किया था। उसके बाद देखिए, द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट पेंटेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्रिएट तो किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, लेकिन पेंट उसको सबसे पहले पेंट कौन किया, अबिंद्रनाथ टैगोर। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन मद्रास नतेशा शास्त्री कलेक्टेड मैसिव कलेक्शन ऑफ फ्लोक टेल्स सॉन्ग्स। तो हमारा बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और हमारा मद्रास में नतेशा शास्त्री भी बहुत ही अपना योगदान दी। किस प्रकार से वो लोग डिफरेंट टाइप्स का सॉन्ग्स पब्लिश करते थे, मतलब गीत जो है पब्लिश करते थे। और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोक टेल्स मतलब कि कहानी टाइप का एक, मैंने उनको लोगों को समझाने के लिए कहानियाँ का रचते थे, ताकि जो लोग हैं उन लोगों के मन में देश के प्रति जागरूकता हो, उनके प्रति देशभक्ति जगे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर रेड ग्रीन येलो फ्लैग वॉज डिजाइंड इन बंगाल। तो स्वदेशी मूवमेंट का पहले एक 3 कलर का जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था गांधी जी के द्वारा, उस समय 3 रंग का एक फ्लैग डिजाइन किया गया कि हमारा जब स्वतंत्र भारत होगा तो उस देश का ये फ्लैग होगा। उस फ्लैग में 8 लोटस भी था, जो कि इंडिया का
8 कंस्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस समय इंडिया में 8 गो स्टेट जैसा, माने स्टेट नहीं बोल सकते हैं, 8 गो पार्ट में इंडिया बटा हुआ था। और उसमें चांद तारा भी था, जो कि हिंदू मुस्लिम का जो साथ है, मतलब जो एक हिंदू मुस्लिम एक साथ है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा था। बाय 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में इस प्रकार का फ्लैग जो है हमारा, जो आज का मॉडर्न इंडिया फ्लैग, वो डिजाइन कर दिया गया था हमारे बापू जी के द्वारा। द नेशनलिस्ट राइटर अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड टू इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड द स्ट्रगल टू चेंज द मिसेरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो हमारा जो नेशनलिस्ट लीडर था, वो लोग पुराना, मतलब जितना भी पहले के समय में अंग्रेजों के शासन के पहले जितना भी हमारा महान राजा लोग थे, उनका हिस्ट्री के बारे में जागरूकता किया गया और बताया गया कि जब मराठा थे, शिवाजी लोग थे, तो उस समय हमारा जो इंडिया सोने की चिड़िया कैसे कहलाता था। उनसे भी पहले जब और भी राजाएँ थे, तो उस समय इंडिया हमारा जो किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा था, उस चीज़ को फिर से याद दिलाया गया और उनको एक फ्यूचर एश्योर कराया गया कि हमारा इंडिया आगे भी अब प्रोग्रेस कर सकता है। तो देखिए, इतना मुश्किल से हमारा देश को आज़ादी मिला है और मतलब कि कितनों का योगदान दिया, कितनों ने अपना प्राण दे दिया, मतलब जान चला गया उनका, जो हमारा देश को आज आज़ाद कराने में। तो हम लोगों को उनका एक शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो हम लोग आज भी गुलाम खट रहे होते हैं, हम लोग आज भी गुलामी के अंडर होते हैं। देखिए, तो हम लोगों को उनका एक प्रति हमेशा रिस्पेक्ट रहना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू जी, फिर जितना भी हमारे लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, उनके तरफ हमेशा एक प्रेम का भावना रहना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। आज के समय में गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा मीम बनाया जा रहा है, बहुत ही उनका मतलब कि बहुत ही अलग टाइप से हिस्ट्री को मोड़ा जा रहा है। लेकिन एक देखिए, कुछ भी जैसे भी किए गांधी जी, लेकिन एक चीज़ बहुत ही अच्छा किए, हमारा देश को वो यूनाइट किए, एकजुट किए। वैसे नहीं तो हमारा देश जो है आज बहुत सारा टुकड़ा में टूटा हुआ रहता, लेकिन गांधी जी के वजह से, गांधी जी का जो इतना नरमता था, उसके वजह से आज हमारा देश जो है ना एकजुट होकर के है। तो हम जितना भी नफरत वाला चीज़ आ जाए गांधी जी के प्रति, लेकिन एक चीज़ जो है हमारा, उनका कभी नहीं भूलना चाहिए, जो कि है देश को यूनाइट करने का काम। तो इस वीडियो में यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाने का तरीका लगभग ठीक ठाक लग ही रहा होगा। अगर ठीक लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक, आपका भी इच्छा। और आस्ते आस्ते करके ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगा और मैं कोशिश करूँगा आपको एकदम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का, कि इंटरेस्टिंग वे प्रोवाइड करूँगा कि आप लोगों को जो चैप्टर एकदम बस बोलने से आप लोगों को समझ आ जाए, एकदम कहानी जैसा सुनने से। आप लोग एक काम करिएगा, ये वीडियो तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप क्या करिए कि एनसीईआरटी किताब आप खोलिए और बैठ जाइए एकदम लेकर के, आराम से एक बार दो बार उसको रीड करिए, पार्ट वाइज करके रीड करिए, टॉपिक वाइज एकदम सीक्वेंस में रीड करिए। काहे कि देखिए, एक ही चैप्टर आ रहा है, पिछला वीडियो में हम अभी आपको बता दिए, एक ही चैप्टर आ रहा था। एग्जाम में आपको बहुत इंटरनल क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो को तो आप जितना भी यूट्यूब में वीडियो देखिए, चाहे मेरा चैनल से देखिए या दूसरा भी चैनल से देखिए, आपको चैप्टर का ओवरव्यू, मैक्सिमम ओवरव्यू मिलता है। हाँ, 90% चीज़ भी आपको वीडियो में नोट्स के द्वारा, यहाँ भी आपको नोट्स के द्वारा हम लगभग कवर अप करा दिए है। लेकिन जो है, आप जब तक चैप्टर रीड नहीं करिएगा ना, हिस्ट्री, सोशल साइंस ऐसा एक तो सब्जेक्ट है जिसमें आपको चैप्टर रीड करना बहुत ही जरूरी होता है। और जितना कम सिलेबस है सीबीएसई में, उतना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।